हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार आप लोगों के सामने इस वीडियो के अंदर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है बुक आर डी शर्मा का चैप्टर नंबर 9। और इसमें चैप्टर नंबर 9 आर डी शर्मा बुक में आप लोगों को याद रखना है कंपेयरिंग क्वांटिटीज का ही फर्स्ट टॉपिक है जो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा है, रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर नंबर 9 है आर डी शर्मा बुक के अंदर। तो चलो यहां से मैंने कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं, मैंने एक्सरसाइज इनको नहीं किया है, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पिक किया जो टीचर के मनपसंद हो सकते हैं, जो आपको स्कूल एग्जाम में देखने को मुझे लगता है कि आने चाहिए, स्कूल एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है इस टॉपिक से। पहला क्वेश्चन हो सकता है कि अगर x इज टू वाई की वैल्यू 3:5 है, अगर x इज टू वाई की वैल्यू, देखो यहां पे एक रेशियो दिया है, यहां पे x का जो रेशियो दिया है वो y के साथ दिया है। तो x अपॉन वाई की अगर वैल्यू 3/5 है, ये कह रहा है, तो आप रेशियो निकालिए 3x + 4y। पता क्या करना है? टू फाइंड। हमें पता करना है कि 3x + 4y इज टू 8x + 5y क्या होगा। तो यहां पे ध्यान देना, यहां पे क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि x की वैल्यू फाइंड कर लूं और x की वैल्यू फाइंड करके, देखो रेशियो का मतलब क्या होता है ये अपन ने पढ़ा हुआ है। तो एक रेशियो है, उसकी वैल्यू दी है, यहां पे अकेली एक वैल्यू की अगर मैं अकेले एक नंबर की अगर मैं वैल्यू पता कर लूं, जैसे x एक वेरिएबल है, मैं x की वैल्यू पता कर लूं, कैसे पता करूंगा? ये y क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहां पे जाएगा तो ये हो जाएगा 3y/5। और इस x की वैल्यू को उठा के अगर यहां सब्सटीट्यूट कर दूं तो क्या लगता है आपको? देखो ऊपर भी y की टर्म आ जाएगी, नीचे भी y की टर्म आ जाएगी, ठीक है। और हमें ऐसे चांसेस है कि हमें वैल्यू मिल जाएगी, हमें रेशियो में ही वैल्यू मिलेगी, बट इस चीज की वैल्यू मिल जाएगी। ध्यान देना। चलो अपन क्या करते हैं, अपन यहां से एक x की वैल्यू फाइंड करते हैं और x की वैल्यू आएगी 3y/5, ठीक है। अब इस x की वैल्यू जब मैं यहां पे सब्सटीट्यूट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? देखो यहां पे ये चीज हो जाएगी तुम्हारी 3 मल्टीप्लाइड विथ x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है 3y/5 प्लस 4y अपॉन 8x। तो 8 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं x की वैल्यू, और x की वैल्यू क्या है? ये है 3y/5 प्लस 5 और y। देखो y को हम नहीं छेड़ेंगे, हम x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो y में ही हमारा आंसर आएगा, y के टर्म्स में ही हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा? ये चीज हो जाएगी 3 मल्टीप्लाइड विथ 3y विल गिव यू 9y/5 प्लस 4y अपॉन 8 into 3 is 24y/5 प्लस 5y। अब देखिए एक न्यूमरेटर है, एक डिनोमिनेटर है, हम क्यों ना सबसे पहले न्यूमरेटर को सॉल्व कर लें। भाई न्यूमरेटर क्या दिया? न्यूमरेटर देखिएगा 9y/5 प्लस 4y। चलो ओरल करने की कोशिश करते हैं। देखो इसका डिनोमिनेटर 5 है, 4 का डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, तो 4 का डिनोमिनेटर नहीं है, इसका मतलब 4 के नीचे 5 आना चाहिए। अगर 4 के नीचे 5 आए और वो 5 हम अगर डालते हैं तो 5 हमें 4 के साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 20y। तो ध्यान देना 9y प्लस 20y विल गिव यू 29y/5। न्यूमरेटर की वैल्यू आने वाली है 29y/5। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? डिनोमिनेटर में आएगा इस 5 के नीचे 5। अगर मैं 5 डाल देता हूं तो वो 5 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? इस 5 के साथ। तो 5 into 5 25 हो जाएगा। देखिए थ्योरी वीडियो वॉच करेंगे तो ही यहां पे सॉल्व करने का तरीका समझ आएगा। तो पहले थ्योरी वीडियो को वॉच करें, उसके बाद ये चीज इजी हो जाएगी समझनी। 24y प्लस 25y विल गिव यू 49y। तो ये हो जाएगा 49y/5। अब एक न्यूमरेटर है, एक डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर में भी ये फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन है। दैट मींस ये फ्रैक्शन डिवाइड हो रहा है इस फ्रैक्शन से, ये फ्रैक्शन इसके सामने जाएगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? ये हो जाएगा 29y/5 मल्टीप्लाइड विथ 5/49y। और देखो यहां पे y, यहां पे y से y काट दो, 5 से 5 काट दो, तुम्हारा एक फ्रैक्शन आएगा और वो आएगा 29/49। ये तरीका है सॉल्व करने का।
तो देखिए हमारा आंसर आ गया है, बहुत इजी है। x बाय वाई की वैल्यू दी है, x की वैल्यू फाइंड करिए, उस x की वैल्यू है सब्सटीट्यूट कर दो। अब आपके दिमाग में ये आ रहा है कि सर यहां से अगर x निकाल ले, अगर इसकी जगह x ना निकाले और y निकाल ले, ठीक है, y की वैल्यू भी तो सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। आप y की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। देखो अभी x की वैल्यू क्या थी, ये y यहां चला गया था। अब अगर मुझे y चाहिए तो y यहां चला जाएगा, ये 5 यहां चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो y की वैल्यू आएगी 5x बाय 3। तो बच्चों इस तरीके से आप y की वैल्यू भी निकाल के यहां सब्सटीट्यूट अगर करते हैं तो फ्रैक्शन आप देखेंगे सेम आएगा, 29/49। तो ये तरीका है क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो इसमें लिखा है कि दो नंबर्स का रेशियो 6:13 है। कोई दो नंबर्स हैं जिनका रेशियो 6:13 है और उनका जो एलसीएम है वो 312 है। अब एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम का मतलब, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब जब हम एलसीएम निकालते हैं तो हमें दोनों नंबर्स में कॉमन मल्टीपल्स देखने हैं, ठीक है, जो सबसे छोटे प्राइम नंबर है, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन ही हमारा एलसीएम होता है। तो इसका मतलब जो 312 आया होगा तो 6 और 13 तो दोनों आपस में जो है ये नंबर्स, एक ऑड नंबर है एक इवन नंबर है, ठीक है। तो इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन तो होगा ही एलसीएम के अंदर, इनमें एक कॉमन मल्टीपल भी होंगे जो कट गए होंगे, इसलिए हमें दो चीजों का रेशियो दिया। तो रेशियो जब भी हम बताते हैं, जैसे यहां पे मैंने 6:13 बताया है, तो अपन ने थ्योरी चैप्टर में पढ़ा है कि रेशियो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो रेशियो स्टैंडर्ड फॉर्म में कब आता है? सिंपलेस्ट फॉर्म में तभी आता है जब हम ऊपर नीचे कॉमन मल्टीपल्स को काट देते हैं। मतलब अगर मैं ये रेशियो का साइन हटाऊंगा, आप इस चीज को समझना, जब भी किसी दो नंबर्स के बीच में रेशियो का साइन है, मतलब इस टू का साइन है और आपको इसको रिमूव करना है, तो आप कर सकते हैं। आप वहां पे एक अननोन क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन कर दो। जब आप ये अननोन क्वांटिटी यहां पे डाल देंगे तो इसका मतलब ये जो 6 था, इस 6 के साथ वो अननोन क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो जाएगी, इस 13 के साथ वो अननोन क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो जाएगी, और यही दोनों अननोन क्वांटिटी कट के एक रेशियो आया होगा, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसे ही आया होगा ना। तो वो दो नंबर्स अब आपको मिल गए। वो दो नंबर्स क्या है, ध्यान से देखना, वो दो नंबर्स क्या है। हम कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे? हम सबसे पहले यहां लिखेंगे सॉल्यूशन। Let the given numbers be 6x and 13x, ठीक है। रेशियो बिटवीन दिस टू नंबर्स तुम्हें दिया है, रेशियो बिटवीन टू नंबर्स आपको गिवन है, और वो कितना गिवन है? वो गिवन है 6:13। ये गिवन है, जो हमारे काम का नहीं है। हम ऑलरेडी इस टू का साइन रिमूव कर चुके हैं और एक अननोन क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके वो दो नंबर हम देख चुके हैं क्या है, ठीक है। एक नंबर है आपका 13x और एक नंबर है आपका 6x। भाई इन दोनों नंबर्स का एलसीएम, इन दोनों नंबर्स का एलसीएम का मतलब उन्होंने हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल दिया है जो कि 312 दिया है। और ये 312 कब आया होगा? जब आपने 6 का मल्टीप्लिकेशन 13 से किया होगा और इसका मल्टीप्लिकेशन x के साथ किया होगा। x वो कॉमन मल्टीपल था जो दोनों में था, तो 6 × 13 × x ही आपको 312 मिला होगा। ये चीज समझने की कोशिश करना भाई, एलसीएम ऐसे ही तो मिला होगा। तो x की वैल्यू क्या, x की वैल्यू क्या आएगी? 6 × 13 का मतलब क्या? x के पहले 6 × 13 मतलब 6 × 3 इज 18, 18 का 8 कैरी 1, 78x इज इक्वल टू 312। यहां से हम x निकाल सकते हैं। 78 और x का रिलेशन आपस में मल्टीप्लिकेशन है। 78 जब 312 के नीचे जाएगा तो यहां पे आपके x की वैल्यू आ जाएगी। अब ध्यान देना, 78 आई थिंक 4 टाइम्स, 4 × 8 इज 32, 3, 7 × 4 is 28, 29, 30 and 31। तो 78 4 टाइम्स होता है 312। तो x की वैल्यू फाइनली आ गई 4।
मतलब वो जो अननोन क्वांटिटी मैंने मल्टीप्लाई की थी दोनों रेशियो के साथ 6:13 के साथ, वो अननोन क्वांटिटी जो कॉमन मल्टीपल था वो 6 और 13 के अंदर 4 था, जो मैंने काट के यहां पे 6 और 13 लिखा हुआ है। तो बच्चों इस चीज को ध्यान दो, जब x की वैल्यू आ गई, जब x की वैल्यू आ गई तो इस x की वैल्यू को उठा के आप सब्स्टिट्यूट कर दो उन दोनों नंबर्स में। देयरफॉर वो दोनों नंबर क्या होंगे, देयरफॉर फर्स्ट नंबर हो जाएगा 6 इंटू 4 और दूसरा नंबर हो जाएगा 13 इंटू 4। तो 6 इंटू 4 होता है 24 और 13 इंटू 4 होता है 52। तो वो दोनों नंबर्स आपके निकल के आ गए 24 एंड 52। तो वो दो नंबर्स जिनका रेशियो 6:13 है वो नंबर्स हैं 24 एंड 52। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 2 जो है 3 मार्क्स में आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है बच्चों, ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, द एजेस ऑफ 2 पर्सन्स, कोई दो लोग हैं जिनकी एजेस का रेशियो 5:7 है। 18 years ago their ages were in the ratio 8:13। 18 साल पहले की बात हो रही है, ठीक है, 18 years ago उनका रेशियो था 8:13। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, आप आज की एज बताओ क्या है। देखो, द एजेस ऑफ 2 पर्सन्स आर इन द रेशियो 5:7। आज की जो उनका रेशियो दिया है वो दिया है 5:7। तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं, मैं लिख देता हूं यहां पे सॉल्यूशन, ठीक है। इस चीज को देखना क्या, कैसे हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं। द एजेस ऑफ 2 पर्सन्स आर इन द रेशियो 5:7। तो प्रेजेंट रेशियो ऑफ एजेस आपको गिवन है, कितना गिवन है, 5:7 गिवन है, ठीक है। लेट द एज ऑफ फर्स्ट पर्सन बी, हम अब रेशियो का साइन हटा रहे हैं, S2 का साइन हटा रहे हैं, और इस रेशियो को हमने ले लिया कन्वर्ट करके एक अननोन क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर दी। तो आज की प्रेजेंट एज फर्स्ट पर्सन की 5x मान ली। देयरफॉर द एज ऑफ सेकेंड पर्सन विल बी, कितनी हो जाएगी वो, 7x। देखो रेशियो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि जब भी इस 2 का साइन रिमूव करना है अननोन क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दो। पहले स्टेटमेंट से मैंने ये चीज कैलकुलेट कर ली। इसके बाद क्या दिया है, इसके बाद मुझे दिया है कि 18 years ago, अगर मैं बोल दूं कि आज की एज है 5x और 7x, ये आज की एज है। 18 साल पहले, कॉमन सी बात है, एज कम होगी, तो 18 साल पहले फर्स्ट पर्सन की एज क्या होगी, बता सकते हो क्या आप? आगे का स्टेटमेंट मत पकड़ना, मैंने सिर्फ 18 years ago वाले वर्ड पकड़े हैं। तो फर्स्ट पर्सन की एज अगर आज 5x है, 18 साल पहले, क्या मैं बोल सकता हूं कि आज से 18 साल आप माइनस कर दो, पीछे जाना है ना, तो 5x माइनस 18 years कर दो, तो ये 5x years आ गया। आज की प्रेजेंट एज 7x years आ गया। 18 साल पहले आ गया 5x माइनस 18 years। ऐसे ही सेकेंड पर्सन की एज क्या होगी, सेकेंड पर्सन की एज भाई 7x माइनस 18, ये चीज समझ आ रही है? 18 साल पहले गए हम, इतनी होगी 18 साल पहले। अब ये एज अगर तब की होगी तो उस समय का रेशियो तुम्हें गिवन है क्या, एजेस वेयर इन द रेशियो ऑफ 8:13, ठीक है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि देयरफॉर 5x माइनस 18 अपॉन 7x माइनस 18 इज इक्वल्स टू 8:13। भाई 8/13 आ जाएगा, ये रेशियो आ गया हमारा निकल के, मतलब ये पूरा बन गया, क्लियर हो गया। अब यहां से हम x कैलकुलेट करेंगे, तो प्रेजेंट एज हमारी एक्चुअल में कुछ और है, अभी हमारा आंसर नहीं आएगा, अभी हमारा ये सॉल्व होगा, सिंपल इक्वेशन बन गई है। कैसे सॉल्व करेंगे, इस 13 को यहां मल्टीप्लाई कर दो और ये पूरी इक्वेशन यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये डिनोमिनेटर इस न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इक्वल टू का साइन है, ये डिनोमिनेटर इस न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखना इसके बाद क्या आएगा, इंप्लाइज का साइन लगाया मैंने, इसके बाद आएगा 13 मल्टीप्लाइड विद ब्रैकेट के अंदर 5x माइनस 18
इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाइड विथ, ब्रैकेट के अंदर 8 मल्टीप्लाइड विथ 7x माइनस 18। ये चीज समझ आ रही है? किसी को मेरे ख्याल से कोई दिक्कत तो नहीं? चलो इसके आगे मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, इस इक्वेशन को अपन यहां सॉल्व करते हैं। 13 मल्टीप्लाइड विथ 5, तो ये हो जाएगा 65, ठीक है। 65x माइनस 13 इंटू 18, तो चलो यहां रफ वर्क में कर लेते हैं। 13 इंटू 18 कितना होता है? 3 इंटू 8 इज 24, 10 क्रॉस ये हो जाएगा आपका 43234, तो यहां पे आ जाएगा 55x234 इज इक्वल्स टू 234 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 7, ये होता है 56, तो 56x माइनस 18 इंटू 8, तो ये आ जाएगा 8 इंटू 8 64, 6 कैरी में 8 1 टाइम्स 8 9 10 और यहां पे 14, 144 आ गया। अब क्या करें सर? अब आप क्या करें कि सारे वेरिएबल वाले टर्म्स एक साइड पे, नॉन वेरिएबल वाले टर्म्स एक साइड पे, तो ये आपका हो जाएगा 65x माइनस 56x इज इक्वल्स टू माइनस 144 प्लस 234। क्लियर है भाई? माइनस 234 उधर जाएगा तो प्लस 234, ट्रांसपोजिशन मेथड चैप्टर पढ़ा है तो समझ आएगा। 60 में से 56 गए 4 और 9, तो यहां पे 9x इज इक्वल्स टू क्या वैल्यू आएगी? माइनस 144 और 234, तो 234 में से 144 सब्ट्रैक्ट करिए रफ वर्क में, कितना आएगा? 234 में से आप 144 जब हटाएंगे तो यहां पे आ गया तुम्हारा 0, और 13 में से 4 गए, तो 13 में से 4 गए का मतलब 9 बचा, ठीक है। और यहां पे 2 ने कैरी दिया था तो 90 बचा। कुल मिला के यहां पे 9x की वैल्यू आएगी 90 और x की वैल्यू आएगी 10 भाई, 90/9, तो x आया है। अभी एजेस नहीं निकली हैं, x की वैल्यू 10 आ गई। इस 10 को उठाओ और प्रेजेंट एज में मल्टीप्लाई कर दो। भाई आज की एज निकालनी है ना, आज की एज है 5x, आज की एज है 5x और 7x, तो एक बंदे की एज तुम्हारी आ जाएगी 5 मल्टीप्लाइड विथ 10 और दूसरे बंदे की एज आ जाएगी 7 इंटू 10, तो एक की एज है 50 इयर्स और दूसरे की है 70 इयर्स। तो बच्चों ये था इसका आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर है? तो ये 50 इयर्स एंड 70 इयर्स इसका आंसर है। क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए। हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि टीचर आपको देगी एग्जाम के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। वो कह रहा है डिवाइड करिए 1350 को, ठीक है। 1350 कुछ है, क्या है? अमाउंट है, रुपीस का साइन लगा है, ठीक है। अब वो कह रहा है 1350 को आप इस तरीके से डिवाइड करिए कि रविश एंड शिखा को ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो 2 रेशियो के अंदर, मतलब रेशियो के अंदर 2:3, कि रवीश को 2 मिले, मतलब 2 पार्ट मिले और शिखा को 3 पार्ट्स मिले। तो हमें अमाउंट को 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? अगर मैं बोल दूं कि भैया द टोटल अमाउंट, यहां पे हम लिख देते हैं टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना दिया है? ₹1350, ठीक है। रवीश एंड शिखा रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, क्या दिया है? 2:3 का रेशियो दिया हुआ है। तो अब क्या करोगे? क्या मैं ये सिर्फ पता कर सकता हूं कि 2 इस रेशियो का कितना पार्ट है? इस तरह के क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी में देखे थे कि हमें अलग अलग पार्ट का परसेंटेज निकालना, मतलब अलग अलग पार्ट का हमें देखना था। 2 कितना पार्ट है, 3 कितना पार्ट है। या तो ऐसे कर लो या इस 2 का साइन हटा के कर लो। मैं बोलता हूं कि रवीश को मिलेगा 2x पार्ट। चलो ऐसा ले लो कि रवीश को मिलेगा, रवीश विल गेट, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? रवीश को मिलेगा 2x पार्ट और शिखा को मिलेगा, शिखा विल गेट 3x पार्ट। किसका किसका मिलेगा? ये मिलेगा अमाउंट का,
ठीक है। तो अमाउंट को इन दो पार्ट्स में हम कैसे डिवाइड करते हैं वो चीज समझना। हम क्या करेंगे कि भाई 2/5 पार्ट, टोटल पार्ट्स कितने थे, 2 और 3 का सम कर देंगे तो ये आएगा 5। ये हमने क्वेश्चन एनसीईआरटी में देखा था। 2/5 पार्ट ऑफ हम निकाल लेंगे 1350, एक पार्ट जो रवीश को मिला है 2x पार्ट। या तो आप इस 2 का साइन हटा दो, ऐसे कर लो, या ये सबसे इजी तरीका है, ऐसे समझो। और 3/5 मतलब 5 टुकड़ों में से जो 3 पार्ट हैं, 3 टुकड़े, वो मिलेंगे किसको, शिखा को। तो शिखा को मिलेगा 1350 का 3/5 पार्ट। तो 2/5 कितना होता है, 2/5 होता है 5 से 1350 काटिए, 5 × 2 इज 10, 5 × 2 इज 10, 35, 7 और 0, 270 × 2 कितना हुआ 14, 14 का 4 कैरी 1, 540। मतलब 1350 में से रवीश को मिलेगा 540 रुपीस। ऐसे ही इसको कितना मिलेगा भाई, या तो काट के सिंप्लीफाई करके सॉल्व करो, या टोटल अमाउंट में से आप 540 को माइनस कर दो, बचा हुआ अमाउंट इसको मिलेगा। दोनों आंसर सिमिलर आने चाहिए और आएंगे भी। देखना 5 से जब आप 1350 काट रहे हैं तो 270 बच रहा है, और 270 × 3 कितना होता है, तो ये होता है 3 × 0, 3 × 7 इज 21, 2, 3 × 2 इज 6, 7 and 8, 810 प्लस 540, आप देखेंगे यहां पे 1350 आएगा। तो इस तरह से हम दो चीजों को डिवाइड करते हैं, जो रेशियो दिया है उसका सम कर दो। 2 और 3 का सम होगा 5, मतलब 2 पार्ट्स आउट ऑफ 5, 3 पार्ट्स आउट ऑफ 5। ये भी एक तरीका है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। तो 4th क्वेश्चन तक हमने देख लिया है। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है द रेशियो ऑफ मंथली इनकम टू द सेविंग्स ऑफ अ फैमिली। मतलब हर महीने का जो मैं कमाई कर रहा हूं, मंथली इनकम जो आ रही है, इनकम मतलब कमाई, जो पैसा आ रहा है इनकम है, और सेविंग, 2 वर्ड पकड़ना है। ये जो 2 वर्ड दिया है, ये वर्ड हमने पकड़ लिया। किन दो चीजों का रेशियो दिया है, मंथली इनकम, मंथली इनकम इज टू का मतलब रेशियो दिया है, सेविंग्स का रेशियो दिया है, और वो दिया है 7/2, मतलब 7:2। तो ये चीज हमें गिवन है। मतलब अगर मैं कोई चीज 7 कमा रहा हूं, 7 रुपीज कमा रहा हूं, तो 2 रुपए सिर्फ सेविंग कर पा रहा हूं, बाकी खर्चा हो रहा है, ऐसा आप समझ लो। ठीक है, अब ये रेशियो दिया है। इफ द सेविंग बी ऑफ ₹500, अगर सेविंग मुझे दी है 500 की, मैं सेविंग कर पा रहा हूं कितनी, सिर्फ 500 रुपए, तो फाइंड द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आप बताइए मेरी कितनी इनकम हो रही है और कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो ये चीज है। अब बात को समझना, 7 और 2 का जो सम होता है ये होता है 9, तो मतलब 7/9 पार्ट, बात को समझना, 7/9 पार्ट हमारी मंथली इनकम है। और 2/9 पार्ट हमारी सेविंग है। और हमें नहीं पता हमारी इनकम कितनी है, मतलब 2/9 पार्ट ऑफ इनकम इज सेविंग, और सेविंग है 500 रुपए। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 2/9 पार्ट ऑफ इनकम इज 500 रुपए इस सेविंग। भाई सेविंग कितनी है, 500 रुपए है, तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 500 मल्टीप्लाइड विथ 9/2, और इस 2 से जब ये 500 काटोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये आएगी 2 टाइम्स 4, ठीक है, 2 5 टाइम्स 10 0 और इंटू 9। तो ये अमाउंट कितना आया निकल के, ये आया 9 × 0 इज 0, 9 × 5 इज 45, 5 एंड 4 कैरी, 9 × 2 इज 18, 19 20 21 22, मतलब 2250 रुपए वो कमा रही है, 500 रुपए वो सेविंग कर रही है, 500 रुपीज सेविंग में जा रहे हैं। तो हमने इनकम को अगर x मान लिया था, ये था ना 2/9 पार्ट ऑफ इनकम, तो 2/9 पार्ट ऑफ इनकम इज 500 रुपीज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, पार्ट सेविंग है, और सेविंग हमें गिवन है। सेविंग हमें कितनी गिवन थी, 500 रुपए।
तो यही चीज हमने एक सिंपल इक्वेशन बनाई और 2250 पे टोटल इनकम है। अब आप बताओ कि फाइंड द इनकम, इनकम निकाल लिया आपने, कितनी इनकम है, इसमें से 500 रुपए अगर वो सेविंग कर पा रही है, इसका मतलब उसका एक्सपेंडिचर कितना है, खर्चे कितने हैं उसके। भाई एक्सपेंडिचर तभी तो निकल पाएगा जब हम इनकम में से माइनस करेंगे सेविंग्स को। तो इनकम माइनस सेविंग एक्सपेंडिचर होगा, इनकम माइनस सेविंग, और सेविंग थी 500 रुपए, इनकम थी 2250 रुपए, तो 2250 माइनस 500 ये कर दिया, और ये आपकी वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 50। 12 में से 5 गए, 12 में से 5 गए 7, और यहां पे आएगा 1750। मतलब 1750 का जो अमाउंट है वो इतना अमाउंट खर्चा कर रही है और सेविंग कर रही है सिर्फ 500 रुपए। ये सेविंग क्वेश्चन में दिया था, वो एक्सपेंडिचर निकला, और ये वाला इनकम पार्ट निकला। क्लियर है? तो इसको आप कॉपी कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, फाइंड द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ अ पेंसिल टू दैट ऑफ अ बॉल पेन। मतलब पेंसिल, देखो किस चीज का रेशियो दिया है, ये चीज पता करनी जरूरी है। पेंसिल का रेशियो इन्होंने बोला है बॉल पेन से करिए। तो हमने ये पढ़ा हुआ है रेशियो निकालते समय कि भाई जब भी किसी दो चीजों का कंपैरिजन करना है उनका यूनिट सेम होना चाहिए। तो यहां पे आप ध्यान दीजिए, यूनिट तो सेम है, ₹16 दिया है, यहां पे ₹8.40 दिया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो ₹16 दिया है, ये पूरा स्टेटमेंट क्या दिया है, ये दिया है ₹16 पर स्कोर, और यहां पे दिया है ₹8.40 पर डजन। अब प्रॉब्लम यहां पर है, कई बच्चों को स्कोर वर्ड का मतलब नहीं पता और कई बच्चों को डजन का मतलब नहीं पता। तो प्लीज मेरी बात समझना, सबसे पहले तो मैं 2 वर्ड समझा दूं। स्कोर का मतलब होता है सेट ऑफ 20, स्कोर का मतलब होता है सेट ऑफ 20। सेट ऑफ 20 मतलब ग्रुप ऑफ 20 बोल लो। 20 कोई भी पीसेस हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, कोई भी 20 चीजों का जब ग्रुप होता है, ठीक है। और डजन का मतलब होता है कि सेट ऑफ 12। तो यहां पे जो क्वेश्चन है, यहां पे 16 रुपए जो कॉस्ट हो रहे हैं पेंसिल के, वो 20 पेंसिल का है। 20 पेंसिल का कॉस्ट है 16 रुपीज। इस चीज को याद रखना, इसको कॉपी कर लीजिए, मैं हटा रहा हूं यहां से, ठीक है। अब समझना यहां पे प्रॉब्लम कहां है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, और हमें जो गिवन है तो सबसे पहले हम उनकी यूनिट्स को सेम करेंगे, हम क्वांटिटीज को सिमिलर करेंगे, तो ही हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। देखना क्या चीज है कि भाई पेंसिल्स का जो कॉस्ट है, पेंसिल पर स्कोर के हिसाब से आ रही है, पर स्कोर, दैट इज रुपीज कितनी, 16 रुपए, ठीक है। अब पर स्कोर का मतलब दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स 20 पेंसिल्स का जो कॉस्ट है वो आपको दिया है। तो 20 पेंसिल्स का कॉस्ट कितना दिया है, 16 रुपए। तो एक पेंसिल का कितना होगा, यूनिटरी मेथड का भी यूज करना है। एक पेंसिल का कॉस्ट होगा 16/20 रुपीज। इसको छोड़ दूं मैं ऐसे ही, 2 मिनट के लिए हमने छोड़ दिया। एक पेंसिल का हमने कॉस्ट निकाल लिया। अब यहां पे नेक्स्ट हमें दिया है पेन का, तो पेन पर डजन के हिसाब से आ रहे हैं, और पर डजन का जो कॉस्ट दिया है वो दिया है ₹8.40, मतलब 8 रुपए 40 पैसे के 12 पेन। मतलब दैट मीन्स क्या, 12 पेन का कॉस्ट हमें दिया है। 12 पेन का कॉस्ट कितना दिया है, ये हमें दिया है ₹8.40, ठीक है। तो एक पेन का कॉस्ट कितना, एक पेन का कॉस्ट आएगा कितना, 8.40/12। यहां पे किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलो अब देखो, हमें रेशियो गिवन है, हमें रेशियो किसका गिवन है, इसके आगे हम यहां कर लेते हैं। हमें गिवन है पेंसिल का पेन से, तो पहला रेशियो देखो, द प्राइस ऑफ पेंसिल टू दैट ऑफ बॉल पेन का रेशियो निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, देखो
पहले दिया है पेंसिल तो हम लिख देते हैं पेंसिल, पेंसिल अपॉन पेन, और एक पेंसिल एक पेन, क्वांटिटी मैंने सिमिलर कर दी, एक पेंसिल एक पेन का कॉस्ट कंपेयर करना है, तो वो दिया है 16/20 का फ्रैक्शन, ये मैंने कर दिया 16/20 अपॉन, दूसरा आएगा 8.40 अपॉन क्या 12। ये चीज समझ आ रही है। अब क्या करना है सर, इसका मतलब ये फ्रैक्शन इस फ्रैक्शन से डिवाइड हो रहा है, तो ये फ्रैक्शन इसके सामने ले जाइए, चलो ले जाओ इसके सामने, क्या होगा देखो 16/20 जब इसके सामने आएगा मतलब डिवाइड का साइन रिमूव होगा तो इनटू का साइन लगेगा, बाद का नंबर जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा 12/8.40, यही आएगा। अब हमें क्या करना है, हमें कटिंग कटिंग खेलनी है ऊपर नीचे। देखो 16 और 20 भी कट रहा है, 12 और 8.40 भी कट रहा है। अगर मैं यहां से पॉइंट रिमूव कर देता हूं, ये मैंने पॉइंट रिमूव कर दिया, तो यहां पे मैं 840 लिख सकता हूं और ऊपर 100 आ जाएगा। भाई पॉइंट रिमूव हुआ तो वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे, ऊपर 100 लगा दिया। देखो 0 से 0 कटा, अगेन 0 से 0 कटा, ठीक है, बचा 2, इस 2 से ये 16 कटा 8 टाइम्स, तो क्या क्या बचा ध्यान देना। अच्छा इस 8 से 84 भी कट रहा है, ध्यान दीजिएगा क्या क्या बचा, ये बचा 8/1, इसके नीचे कुछ नहीं बचा, मल्टीप्लाइड विथ 12/84। अब सॉल्व करिए, देखना 2 6 टाइम्स 12, 2 4 टाइम्स 8, 2 2 टाइम्स 4, 6 7 टाइम्स 42 होता है। तो देखो 8/7 बचा, और 8/7 का मतलब आपका रेशियो कितना आया, कंपैरिजन करना था ना, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये रेशियो आया 8:7। तो इस तरीके का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रेशियो इज लार्जर, कौन सा रेशियो बड़ा है। तो रेशियो बड़ा कब बताते हैं और कैसे बताते हैं। द रेशियो इज लार्जर इन द फॉलोइंग पेयर्स, आपको दिया है 15:16। देखो एक रेशियो हमें दिया है 15:16 का, और दूसरा हमें दिया है 24:25 का। तो जब रेशियो को कंपेयर करना है तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, थ्योरी चैप्टर में पढ़ा है, तो ये हो जाएगा 15/16 और ये हो जाएगा 27/25। अब फ्रैक्शन को कंपेयर करने के लिए आपको डिनोमिनेटर सिमिलर करने हैं, तो 16 और 25 का एलसीएम निकालिए। तो चलो भाई यहां पे एलसीएम निकाल लेते हैं, 16 और 25 का एलसीएम कितना आएगा, ये आ जाएगा 2 8 टाइम्स 16 और ये 25 उतर गया, अगेन 2 4 टाइम्स 8, तो 2 4 टाइम्स 8 और ये 25 उतर गया, अगेन 2 2 टाइम्स 4 और ये 25 फिर उतरा, एंड 2 1 टाइम्स 2 एंड 25 5 टाइम्स 25। तो आप देखेंगे ये रेशियो मतलब कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा था, तो क्यों ना हम डायरेक्टली 16 इंटू 25 कर दें। भाई 16 को 25 के जैसा बनाने के लिए हम यहां पे मल्टीप्लाई कर दें 25 और यहां पे मल्टीप्लाई कर दें 16। जब हम ऐसा करेंगे तो यहां पे ऊपर 25 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां पे ऊपर 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ध्यान देना। अब 15 इंटू 25 सिर्फ दोनों के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो, देखो नीचे तो कुछ भी आए सिमिलर आएगा, हमें सिर्फ कंपैरिजन करना है, हमें बड़ा और छोटा बताना है। तो 15 इंटू 25 कितना, भाई 25 को जब मैं 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 125 एंड 1 2, ठीक है, तो यहां पे आएगा 573, तो ऊपर इसका न्यूमरेटर आने वाला है 375, और इस केस में 27 इंटू 16 यहां पे रेफर कर देते हैं इसके सामने, 27 इंटू जब 16 करूंगा तो ये आएगा 2 6 टाइम्स 12 एंड 14 मतलब 16 क्रॉस 1 7 1 2 2 6 6 12 13 13 का 3 कैरी 1 4 432। इसका न्यूमरेटर क्या आएगा 432, इसका न्यूमरेटर क्या आएगा 375। दैट मीन्स ये बड़ा है, दैट मीन्स ये वाला रेशियो बड़ा है, ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है। तो साइन देखो ये वाला रेशियो बड़ा हुआ, तो कुल मिला के यहां पे एक बॉक्स बनाना है और ऐसे कंपैरिजन करके आपको बड़ा और छोटा बताना है। तो एक पार्ट मैंने किया, दूसरा पार्ट मैं तुम लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है, तो ये तुम करोगे।
इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। चलो कर ही लें क्या, चलो वो कह रहा है 9:20, देखो 9:20, 9:20 बॉक्स, एक बॉक्स आएगा, हमें यहां पे साइन बताना है, और यहां पे आएगा 8:13। रेशियो को कंपेयर करने के लिए पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, ये हो जाएगा 9/20, ये हो जाएगा 8/13। 20 और 13 में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 को 13 से मल्टीप्लाई कर दो, 13 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो। यहां पे नीचे 13 किया है तो यहां पे ऊपर 13 से मल्टीप्लाई होगा, यहां पे नीचे 20 को मल्टीप्लाई किया है तो यहां पे ऊपर 20 मल्टीप्लाई होगा। डिनोमिनेटर को मत छेड़ना, वो तो सिमिलर ही आने वाला है, तुम सिर्फ न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो, तो 2 × 8 is 16, 160 आएगा। 9 × 13 कितना, 9 × 13 होता है 117। भाई 9 × 3 is 27, 7 and 2 10 and 11 117। बड़ा क्या आया 160, मतलब ये वाला रेशियो बड़ा है, मतलब ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है, इसका मतलब ये वाला रेशियो बड़ा है। तो कुल मिला के यहाँ पे 8:13 बड़ा था, यहाँ पे 24:25 बड़ा था। तो ये होता है कंपैरिजन करने का तरीका, मतलब बड़ा और छोटा बताने का तरीका। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखें, इस पूरे चैप्टर में से हमने उठाया है, वो है फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक। क्या दिया है, वो कह रहा है 12/20 इज इक्वल्स टू समथिंग अपॉन 5 एंड दिस इज इक्वल्स टू 9 अपॉन समथिंग। देखो बॉक्स बना है, इस बॉक्स को फिल करना है, तो चीज देखते ही समझ आ रहा है कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब ऐसा मैंने क्या किया कि इस 20 और 12 में कॉमन होगा, जहां पे ये 25 बन गया। तो भाई 4 × 5 होता है 20 और 3 × 4 होता है 12, मतलब ऊपर नीचे 4 और 4 था जिसको मैंने कटिंग किया होगा ना कटिंग, 4 और 4 काटा होगा तो ही तो नीचे 5 आया, तो मतलब 4 और 4 काटा होगा, जब 12 में से 3 × 4 जब ऊपर 4 काटा होगा तो ऊपर 3 बचा होगा, इस बॉक्स में आ गया 3, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आया 3/5। अब 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 3 में ऐसा क्या किया कि 9 बन गया, तो 3 में × 3 किया, अगर × 3 ऊपर किया तो नीचे भी करना पड़ेगा, इस बॉक्स में आएगा 15। 2 मार्क्स का क्वेश्चन या 1 मार्क्स का क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में देखने को मिल सकता है बच्चों। ठीक है, देखते हैं क्या हमारे पास आगे और क्वेश्चन है। हाँ, द रेशियो ऑफ द इनकम टू द एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली, अगेन सिमिलर क्वेश्चन है। वो कह रहा है जो रेशियो है इनकम का किसके साथ उन्होंने किया है, एक क्वेश्चन हम ऐसा कर चुके हैं एक्सपेंडिचर के साथ, वहां पे था सेविंग्स के साथ, यहां पे इनकम टू द एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली 7:6। तो हम पहले रेशियो लिख देते हैं, ये दिया है इनकम टू एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे। ये रेशियो हमें कितना दिया, ये दिया 7/6 का। ठीक है, फाइंड द सेविंग्स इफ द इनकम इज ₹1400। वो कह रहा है अगर मेरी इनकम जो है, मुझे इनकम दे दी है, मेरी इनकम कितनी है 1400 रुपए है, तो आप बताइए कि अगर इनकम 1400 है, ठीक है, और इनकम और एक्सपेंडिचर का अगर रेशियो ये है तो सेविंग्स कितनी है पता करना है, टू फाइंड सेविंग्स। ऑल्सो गिवन, क्या गिवन है, हमें गिवन है इनकम, ये 2 हमें चीजें गिवन है। ठीक है, अब क्या करेंगे, या तो आप 7:6 7 + 6 कर दो तो एक पार्ट निकल आएगा कि कितना पार्ट, लेकिन इनकम मुझे गिवन है तो इन दोनों में एक कॉमन चीज होगी, मतलब इनकम 7x है अननोन क्वांटिटी, और जो कि 1400 दी है, और एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो एक काम करते हैं, लेट द इनकम बी रुपीस कितना दिया हुआ है, बट यहां पे अगर मैं रेशियो का बात करूं, रेशियो के एस्पेक्ट में मैं इसको ले रहा हूं 7x और एक्सपेंडिचर को मैं ले रहा हूं कितना 6x। भाई मैंने इस 2 का साइन हटा दिया, इस 2 का साइन हटाया,
कोई चीज, कोई कॉमन क्वांटिटी दोनों में मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, ये 7x हो गया, ये 6x। अब मुझे बोला है कि इनकम जो है वो ऑलरेडी गिवन है, वो कितनी गिवन है, वो 1400 गिवन है, मतलब ये 7x की जो वैल्यू है ये 1400 के बराबर है। यहां से मुझे एक x निकलेगा, ये x क्या थी, वो अननोन क्वांटिटी थी जो मैंने दोनों में मल्टीप्लाई की थी। यहां से x पता करने का फायदा क्या मिलेगा, उस x को उठा के मैं एक्सपेंडिचर में डाल दूंगा, तो एक्सपेंडिचर का एक्चुअल अमाउंट मिल जाएगा मुझे। देखना x की वैल्यू आएगी 1400 बाय 7, दैट मीन्स 7 2 टाइम्स 14 होता है 200 रुपए, ठीक है, 200 रुपए, मतलब कोई यूनिट नहीं है, सॉरी रुपए मैंने बोला, ये 200 आया है x की वैल्यू। इस x की वैल्यू को उठा के आप सब्स्टिट्यूट करो एक्सपेंडिचर में, तो एक्सपेंडिचर मेरा आ जाएगा, एक्सपेंडिचर मेरा कितना आएगा, ये आएगा 6x, और 6x का मतलब होता है 6 मल्टीप्लाइड विद 200, दैट मीन्स 1200। तो अगर मेरा खर्चा 1200 रुपया है और मेरी कमाई 1400 रुपए है, देखना मैं कमाता कितना हूं, मैं कमाता हूं सिर्फ 1400, इनकम इज रुपीज 1400, और मेरा खर्चा कितना 1200 रुपए। तो दैट मीन्स मेरी सेविंग्स कितनी, सेविंग्स ही तो पूछी थी, बचा कितना पा रहा हूं, तो भाई सेविंग्स के लिए सर आप इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर दो, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो इनकम थी 1400 माइनस 1200, दैट मीन्स सिर्फ 200 रुपए में अपनी जेब में बचा पा रहा हूं, 200 रुपीज मेरी सेविंग है। तो इस तरह के क्वेश्चन बड़े काम आते हैं फ्यूचर के अंदर, और स्कूल एग्जाम्स में ये देखने को आपको मिलेंगे बच्चों, स्कूल एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। तो 9 क्वेश्चंस यहां पे हमने कंप्लीट किए, हम देखते हैं आगे क्या कुछ और। तो ये क्या क्वेश्चन है, द स्केल ऑफ अ मैप इज 1:40 lakhs। तो 1:40 lakhs एक स्केल दिखा रहा है, और एक्चुअल डिस्टेंस बताना, व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स इफ दे आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट। दो जगहें हैं वो आपस में मैप के ऊपर 5 सेंटीमीटर की दूरी दिखा रहे हैं, और एक्चुअली जो हमने स्केल लिया है वो मैप पे हमने स्केल लिया है। तो मैप का स्केल अगर रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं यहां पे लिखता हूं सॉल्यूशन, और क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं बोलूंगा अगर ये स्केल रिप्रेजेंट कर रहा है 1 सेंटीमीटर को, 1 सेंटीमीटर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है कितना, 40 लाख सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। तो क्या मैं इस 40 लाख सेंटीमीटर को एक्चुअल में कन्वर्ट कर सकता हूं। देखो एक्चुअल जो डिस्टेंस होगा दो टाउन्स के बीच में वो किलोमीटर्स में होगा, ठीक है। तो क्या हम सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मैं बोलूंगा 1 सेंटीमीटर एक्चुअली कितने किलोमीटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 40 लाख अपॉन 1000 इंटू 100 किलोमीटर को। सर ये कैसे हुआ सब कुछ, देखो ये ऐसे हुआ, कन्वर्जन सीखना। कन्वर्जन क्या कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के, और 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर्स के। तो देखना पहले तो मैंने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया, मैंने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया तो 1/100 किया, फिर मैंने मीटर को किलोमीटर में चेंज किया तो 1/100 को मैंने मल्टीप्लाई किया 1/10,000 से। तो ये मैंने यहां पे 10,000 इंटू, सॉरी यहां पे 1000 आएगा, 10,000 लिख दिया मैंने गलती से, सॉरी, ये आएगा तुम्हारा 1000 मीटर, ठीक है। तो 1000 मीटर के बराबर होता है, तो 1000 और 2 0 ये ऊपर नीचे कट जाएंगे, तो अब हमारा एक स्केल निकल के आया किलोमीटर्स में। 1 सेंटीमीटर एक्चुअली 40 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअल, ये एक्चुअल वैल्यू निकली है। और ये जो वैल्यू थी ऊपर वाली ये मैप पे हमें दी हुई है, ठीक है, ये मैप की वैल्यू है। 1 सेंटीमीटर 40 लाख सेंटीमीटर के बराबर, मतलब ये मैप की वैल्यू दी है, ये मैप के ऊपर डिस्टेंस शो किया था, एक्चुअल डिस्टेंस इतना है। अगर 1 सेंटीमीटर 40 किलोमीटर के बराबर है तो 5 सेंटीमीटर कितने को शो कर रहा होगा एक्चुअली, तो ये शो कर रहा होगा 40 इंटू 5, 40 इंटू 5 होता है 200 किलोमीटर। तो ये था क्वेश्चन करने का तरीका, ठीक है। तो द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन्स इज
200 किलोमीटर। ये आपका आंसर है इस चीज का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स या 2 मार्क्स में आपको देखने को मिल सकता है। कन्वर्जन करना पड़ेगा, पहले यूनिट सेम करनी पड़ेंगी। ये मैप के ऊपर दिया था और यहां पे क्वेश्चन में बोला था एक्चुअल डिस्टेंस, इस कारण मैंने इतना सब कुछ किया। अगर मैप के ऊपर ही कोई चीज पूछी जाती तो हम फिर उसको सेंटीमीटर का जवाब सेंटीमीटर में ही देते। ठीक, तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी है हमारे पास, इसको डिलीट कर देते हैं। देखना, एन इलेक्ट्रिक पोल कास्ट अ शेडो ऑफ लेंथ 20 मीटर्स। एक इलेक्ट्रिक का पोल है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक का पोल की शेडो बन रही है, ठीक है। फिर कितनी शेडो बन रही है? उसकी शेडो बन रही है 20 मीटर्स की। तो एन इलेक्ट्रिक पोल कास्ट अ शेडो ऑफ लेंथ 20 मीटर्स एट अ टाइम व्हेन अ ट्री इज 6 मीटर्स हाई। उसी समय इसके साथ में एक ट्री खड़ा है और उस ट्री की जो शेडो बन रही है वो ट्री का, अच्छा लेंथ भी दिया, ये ट्री जो है ये 6 मीटर्स का है। हाई कास्ट अ शेडो ऑफ 8 मीटर्स। इसकी जो शेडो बन रही है ये 8 मीटर की दूरी तक शेडो बन रही है, ठीक है। अब हमें करना क्या है? हमें करना है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो पोल की हाइट हमें नहीं पता, ये दो ड्राइंग आप लोगों को समझ आ रही है। क्या पता करना है? टू फाइंड द हाइट ऑफ पोल। और देखो यहां पे आप देखेंगे कंपैरिजन किसके बीच में किया है, एक पोल और एक ट्री के बीच में कंपैरिजन है। तो एक अलग चीज है, दूसरी अलग चीज है। यहां पे भी दो क्वांटिटी है, यहां पे भी दो क्वांटिटी है। तो हमने रेशियो के साथ साथ प्रपोर्शन वर्ड भी पढ़ा है। क्या हम प्रपोर्शन बना सकते हैं? क्या हम बोल दें कि हाइट का कंपैरिजन इसी के अंदर, पोल के अंदर हाइट का कंपैरिजन शेडो से किया है, ठीक है। तो बात को समझना कि हाइट अपॉन शेडो किसका? पोल का, ऑफ पोल इज इक्वल्स टू, या प्रपोर्शन की बात की, इक्वल टू का साइन ना डालें तो प्रपोर्शन का साइन डाल दें, और यहां पे हाइट अपॉन शेडो अगर मैं ले लूं ऑफ ट्री की बात की है ना। तो अगर इस तरीके से मैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूं तो मैं क्या बोलूंगा? हाइट क्या है? x अपॉन 20 बोल दूं तो ये आ जाएगा x अपॉन 20, और प्रपोर्शन का साइन है, हम इक्वल टू कर देते हैं हाइट अपॉन शेडो मतलब 6/8। तो ये एक सिंपल सी इक्वेशन बन गई, सिंपल इक्वेशन चैप्टर। x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू आएगी 6/8 मल्टीप्लाइड विथ 20, और x की वैल्यू फाइनली आएगी 8 और 20 काट दो, कितना आएगा भाई? 2 4 टाइम्स 8 होता है, 2 1 टाइम्स 0, ठीक है 10, और 2 3 टाइम्स 6 होता है, 2 2 टाइम्स 4 होता है, और 2 5 टाइम्स अगेन यहाँ पे 10 होता है। तो कुल मिला के ये खिचड़ी जो हमने पकाई, x की वैल्यू आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। तो बात को समझना कि पोल जो था, सेंटीमीटर नहीं मीटर में आएगा, पोल की जो हाइट थी वो 15 मीटर थी। पोल 15 मीटर था, 20 मीटर तक शेडो बन रही है, ठीक है। और यहाँ पे ट्री 6 मीटर का है, शेडो 8 मीटर तक बन रही है। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने फाइनली रेशियो एंड प्रपोर्शन आर.डी. शर्मा बुक से, जो कि कुल मिला के आपकी एनसीईआरटी चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटी से ही था, हमने आर.डी. शर्मा का चैप्टर नंबर 9 खत्म किया है। आर.डी. शर्मा बुक से जो इंपॉर्टेंट मुझे क्वेश्चन लगते थे 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, मैंने अलग अलग ना करते हुए उन सब से एक एक दो क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट थे उनका इस वीडियो में कंप्लीट आप लोगों को सॉल्यूशन दिया है। तो बच्चों इस तरीके से आप लोग भी इन क्वेश्चंस को स्टॉप करो, देखो, सॉल्व करो। आप लोगों को मेरी सारी वीडियोस magnetbrains.com की वेबसाइट पे मिलेगी। जैसे आप magnetbrains.com की वेबसाइट गूगल बाबा के पास डालेंगे तो इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। इस इंटरफेस के अंदर आप नीचे देखिए क्लास 12th, क्लास 11th, क्लास 10th, अलग अलग क्लासेस, आप जिस भी क्लास के हैं, ठीक है, या आपके भाई बहन या आपके दोस्तों को आप ये रेफर करिए, वो लोग जिस भी क्लास में घर बैठे जिनसे भी क्लास में, उस क्लास पे टिक करें। अब क्लास 7th की वीडियो देखनी है, क्लास 7th को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट जो इंटरफेस ओपन होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। 7th क्लास की सारी वीडियोस आपके सामने, सारे चैप्टर्स आपके सामने, आपके मनपसंद टीचर्स के द्वारा। दिगराज सर है यहाँ पे रुबाली वर्मा मैम है, स्वाति मैम है, फिर यहाँ पे हमारी वीडियोस हैं। प्लीज आप इन वीडियोस को जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही जो नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा वो मेरे वीडियो के जो चैप्टर्स हैं, जिस भी टीचर के आपको देखने हैं, उन टीचर्स के
ऐसा पूरा फुल कोर्स आपके सामने दिखेगा उस पर्टिकुलर क्लास का। तो क्लास 7th का फुल कोर्स आपको चैप्टर वाइज यहां पे दिखेगा, आप उसको क्लिक करें, क्लिक करते ही वीडियो स्टार्ट हो जाएगी और ये है वो वीडियो। आपको अगर इस वीडियो से नेक्स्ट वीडियो में आना है, आप यहां पे नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन है, उसको क्लिक करें, नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग मेरी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं magnetbrains.com के वेबसाइट पे। तो बच्चों, हम लोग किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। आइए विजिट करिए वेबसाइट पे, यूट्यूब पे हमारी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। यूट्यूब पे भी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट ऑप्शन के अंदर प्रॉपर तरीके से हर क्लास वाइज सारी वीडियोस अरेंज्ड है। तो बच्चों, घर बैठे तैयारी करो। बाय एंड टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।